नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज जो है यूपीपीएससी मेंस 2020 को ध्यान में रख के बनाई गई है और ये इस सीरीज का 12th लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और अगर आप लोग ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पर भी आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 2 से और क्वेश्चन है आउटलाइन द की एट्रीब्यूट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी? उसकी घोषणा जो है जुलाई 2020 में की गई थी और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरी नीति को यहाँ मंजूरी दिया था। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है ये नीति के ये जो है इसके पहले जो है यहाँ पे एक यूपी स्टार्टअप फंड बनाया गया था और उसके 2 महीने बाद, ठीक है, ये एक यूपी में स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया था और इसके 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स जो है ये यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर आया गया है। और ये जो पूरा स्टार्टअप फंड था इसका कोष कितना था? इसका कोष था 1000 करोड़ रुपए और इसका जो इस कोष का प्रबंधन कौन करता था? वो करता था सिडबी, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो फंड है जो फंड है ये पूरा जो सेटअप कहाँ किया गया था? ये किया गया था यूपी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के अंतर्गत जो है ये पूरा कोर्स जो है इसका गठन किया गया था, इसको बनाया गया था। और ये जो यहाँ पे जो 2017 की जो यूपी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी है ये क्या करती थी? ये इसने केवल आईटी सेक्टर पर ही ध्यान दिया था, ठीक है, केवल आईटी सेक्टर पर ध्यान दिया था और किसी भी अन्य सेक्टर पे या फिर अन्य इंडस्ट्रीज पे इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं था। तो इसका सारा जो है इसका जो है ये जो पूरी पॉलिसी थी 2017 की ये जो है ये आईटी क्षेत्र पर ही पूरी तरीके से केंद्रित थी और इसने अन्य ढांचे या फिर हम कह सकते हैं अन्य क्षेत्रों पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो 2020 की जो स्टार्टअप पॉलिसी है तो वो जो है वो कई सारे क्षेत्रों को कवर करती है और ये एक व्यापक नीति है जो कि कई सारे क्षेत्रों को कवर करती है, जैसे कि कृषि है, ऊर्जा है, मतलब कि एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, मेडिकल एंड हेल्थ है, खादी, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों को यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है कवर किया गया है। इससे पहले जो है हमारे राज्य में कोई भी व्यापक नीति जो है, स्टार्टअप नीति जो है पहले से कोई भी मौजूद नहीं थी। और ये और जो हमारे जो नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे जो पूरी जो स्टार्टअप नीति लेकर आए गए थे वो कब लेके आया था? वो 2016 में लेकर के आया गया था। लेकिन जो है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी व्यापक नीति नहीं थी। 2017 में लाया तो गया था लेकिन वो केवल आईटी सेक्टर तक ही केंद्रित थी। 2020 में जो लेके आए गए हैं वो बहुत ही व्यापक रूप से है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी पॉलिसी है जिसमें कि कई सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो ये जो ये इसको क्यों लॉन्च किया गया है सबसे पहले हमें ये समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, अन्य राज्यों से जो उत्तर प्रदेश के जो 35 लाख से अधिक जो मजदूर थे वो जो है अब वो जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस घर आ गए हैं और यूपी सरकार अब विभिन्न क्षेत्रों में
इन सभी मजदूरों को जो है उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर स्वरोजगार के लिए जो है उन्होंने स्टार्टअप नीति जो है वो लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है यहाँ पे जो है लोगों को स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ साथ इन मजदूरों के जो कौशल विकास का, ठीक है, कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, और इनके कौशल का उपयोग करना भी यहाँ पर इस पॉलिसी का पूरा एक उद्देश्य है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर इसके क्या क्या की फीचर्स हैं, यहाँ पे क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पूरी जो स्टार्टअप पॉलिसी है ये जो है केवल 5 साल के लिए है, ठीक है, ये 5 साल तक ही वैध है। अधिसूचना की जो तारीख है उससे 5 साल तक के लिए स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये मान्य होगी यहाँ पर। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए इसमें बात कही गई है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कम से कम एक इनक्यूबेटर हर डिस्ट्रिक्ट में लगाने की इसमें बात कही गई है, ताकि हर जिले में जो है लोगों का जो कौशल है उसका उपयोग किया जा सके, हर डिस्ट्रिक्ट को जो है आगे बढ़ाया जा सके, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे इनक्यूबेटर लगाने की बात कही गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो राज्य में जो 10,000 स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की गई है कि पूरे राज्य में इन 5 सालों में कितने स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन करने का उद्देश्य है, वो है 10,000, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो नौकरी चाहने वाले हैं उनको नौकरी प्रदाताओं में बदलने के लिए जो पूरी नीति जो है वो लेकर के आया गया है, ताकि जितने भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है, और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो है अपना खुद से जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकें, एक कोई भी एक ऐसा सेक्टर स्टार्ट कर सके जिसमें कि वो लोग अन्य लोगों को भी यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए, और जो एक्चुअली में जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं उनको जो है जॉब सीकर्स को है जॉब प्रोवाइडर्स के रूप में बदलने के लिए जो है स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के आया गया है। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो राज्य सरकार है उसका उद्देश्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश है उसको स्टार्टअप के क्षेत्र में टॉप 3 स्टेट्स में लेकर के आने के लिए भी जो है स्टार्टअप पॉलिसी को पूरा लेकर के आया गया है। यहाँ पर युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का भी जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है इंडिया जो है लखनऊ में जो है भारत का सबसे बड़ा जो है स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्थापित करने की यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 50,000 लोग, ठीक है, 50,000 लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर उनको रोजगार दिया जाएगा, और 1 लाख लोग जो हैं उनको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर अप्रत्यक्ष जो है रोजगार जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम टोटल कह सकते हैं कि इस पॉलिसी से 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो उत्तर प्रदेश में जो इतनी बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए जो स्टार्टअप नीति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र हैं उसमें जो है यहाँ पे अगर कोई भी स्टार्टअप लगाता है तो उसके लिए उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। बहुत तरह की जो है सब्सिडीज दी जाती हैं उनको, वहाँ पे जो है स्टार्टअप को लगाने के लिए बहुत तरह का प्रोत्साहन की बात की गई है। ये जो इलाके हैं ये बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं, और राज्य जो सरकार जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इन क्षेत्रों में व्यवसायों को अतिरिक्त वित्तीय और इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, ताकि जो पिछड़े इलाके हैं इनका भी डेवलपमेंट हो सके, इनको भी मेन स्ट्रीम में हम लोग लेकर के आया जा सके। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 है इसके भी इसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो हमारा जो केंद्र है ये समय समय पर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों की प्रगति के लिए विभिन्न मापदंड जो है वो निर्धारित करता है, और इसमें जो है कई तरीके के जो है लोगों को जो है यहाँ पर जो है जितने भी जो राज्य हैं जो आगे आते हैं उनको बहुत तरीके से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नीति आयोग है वो कई तरीके की रैंकिंग्स निकालता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया को उसमें
टॉप 3 में लाने की जो है कोशिश, उत्तर प्रदेश को जो है उसमें टॉप 3 में लाने की कोशिश की जा रही है। और 2018 में केंद्र ने एक राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो है यहाँ पे इंडिया, ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोगों को जो है यहाँ पे स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, यहाँ पे जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर्स के रूप में बदलने के लिए जो है स्टार्टअप नीति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो है वो भी है पेपर नंबर 2 से, और ये भी जो है ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, आउटलाइन द की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करें। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे। तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये प्राचीन काल से ही बहुत ही एक समृद्ध राज्य रहा है, और यहाँ पे जो है सांस्कृतिक विरासत जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके पास, और इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है, और साथ साथ इस यहाँ पे जो है प्रचुर संसाधन भी हैं, रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के जीडीपी की बात करें तो ये कितना है, इसकी जीडीपी जो है $200 बिलियन से भी ज़्यादा की है। ठीक है, $200 बिलियन से भी ज़्यादा की है। और जो है जो उत्तर प्रदेश की गणना जो होती है वो भारत के सबसे बड़े राज्यों में की जाती है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 240 मिलियन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो कंज्यूमर बेस है, ठीक है, जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर जितनी भी, अगर हम कोई भी ऐसी पॉलिसीज लगाते हैं, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो राज्य है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे के विकास के लिए और यहाँ पे विकसित समाज की दिशा के लिए इसने औद्योगिकरण में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इसी औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो क्या लेके आ रही है, वो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लेकर के आई है, जिसको कि यहाँ पे जो है अगस्त 2020 में जो है इसको जो है मंजूरी दी गई थी। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान जो हम आयात कराते हैं, बहुत भारी मात्रा में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है आयात कराते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको कम करना या फिर शून्य करने का जो लक्ष्य के साथ जो है ये जो उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जो है इसको लेकर के आया गया है। और ये जो है यूपी में जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 जो है इसका पहला संस्करण के रूप में देखा गया है, और इसने जो है जो यूपी की जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 है, इसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, इसने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, रोजगार प्रोवाइड कराने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में भी इसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो इसी के बाद इसको और आगे ले जाने के लिए जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसको लेकर के आया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे जो है और ग्रेटर नोएडा और जो नोएडा का जो रीजन है, यहाँ पे जो है ये जो है वैश्विक स्तर पर उभरते हुए जो है जिले हैं, यहाँ ये जो क्षेत्र हैं, और यहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा में जो है मोबाइल विनिर्माण हब के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है इसलिए जो है यूपी में इन रीजन में एफडीआई को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया जा रहा है। यहाँ पे एफडीआई को जो है बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे एफडीआई जो है बहुत तरीके से जो है मिल रहा है। जो बाहर के जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निवेशक हैं, वो यहाँ के जो पूरा जो हब है, ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल विनिर्माण हब है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है ग्रेटर नोएडा में, उसमें बहुत ज़्यादा एफडीआई हमें देखने को मिल रहा है। तो जो राज्य की जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण नीति है 2020, उसका जो नया संस्करण है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के जो क्षेत्र हैं उसके वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन से पूरे राज्य में विस्तारित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो तीनों एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन है। और अब इसी को पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे राज्य में इसको जो है फैलाया जा रहा है, उसका विस्तार जो है पूरे राज्य में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो यूपी की, ठीक है, यूपी जो है
यहाँ पे जितना भी भारत में मोबाइल फ़ोन बनता है उससे 7% की अधिक हिस्सेदारी किसकी है, वो जो है यूपी की है। ठीक है, तो इंडिया में जितना भी मोबाइल फ़ोन बन रहा है उसमें से 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो यूपी की है। 60% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स कहाँ बन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे यूपी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 को देखें, तो ये जो यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2019 को जो लेकर आई थी, उसी के एक विस्तार के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 थी वो क्या कहती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की जो राष्ट्रीय नीति है, अगर हम उसको बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया था, इसको नेशनल लेवल पे लागू किया गया था, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, तो जाहिर सी बात है इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया था। और यहाँ पर जो है इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इस नीति के अंतर्गत, ठीक है, यह नीति जो है ये बहुत सारे जो है नई न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उस पर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो ये इसका जो फोकस एरिया था वो जो है न्यू टेक्नोलॉजीज पे था, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, फोटोनिक्स है, मशीन लर्निंग है, सेंसर्स है। इन सब के उन्नत विकास पर जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 जो है इन क्षेत्रों में इसने फोकस किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक सॉवरेन पेटेंट फंड बनाने का भी इसके अंतर्गत जो है प्रस्ताव किया था। तो ये जो सॉवरेन पेटेंट फंड है ये क्या होता है, ये जो है सॉवरेन पेटेंट फंड जो है यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट को बढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा ही मदद करती है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो राष्ट्र के जो यहाँ पे जो आर्थिक उद्देश्य है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है बौद्धिक संपत्ति बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ऐसे ही जो सॉवरेन पेटेंट फंड है ये और भी अन्य देशों में जो है इस यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि फ्रांस है, साउथ कोरिया है, जापान, ताइवान, चाइना। इन सभी देशों में इस तरीके के जो फंड है वो मौजूद हैं, ताकि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और यहाँ के जो और किसी भी देश के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, आर्थिक लाभ जो होते हैं, उसको बढ़ाया जा सके। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे बहुत ही व्यापक रूप से जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है इंडिया में जो है फैले हुए हैं। और जो हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का जो है बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे कि ओप्पो मोबाइल्स है, TCS है, यहाँ पे IBM की बात करें, विप्रो है, सैमसंग है, LG है, जिन जो मतलब कि जो कि कई दशकों से जिनका कि संचालन किया जा रहा है, बहुत सालों से जो है यहाँ पे स्टेट में ऑपरेट कर रही हैं हमारे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट पर भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, IIT है, IIM है, IIIT है। तो जितने भी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं वह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो इन सभी के जितने भी यहाँ के जो इंजीनियर्स पढ़ के निकल रहे हैं, जितने भी लोग निकल रहे हैं पढ़ के, तो उनके कौशल का उपयोग करने के लिए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 जो है उसको लेकर के आया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 की बात करें, तो इसके यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको अगस्त 2020 में जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो है कोविड-19 के संकट के बीच जो यहाँ पर
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना से, ठीक है, जो कि चाइना में अपने ऑपरेशन को बंद कर रही हैं। तो वहाँ तो ऐसी कंपनी जो चाइना में अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही हैं, तो वहाँ से एफडीआई को, ठीक है, वहाँ से एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ से एफडीआई को जो है अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो है ये पूरी पॉलिसी लेके आई गई है, जिसके अंतर्गत जो है जो भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक यहाँ पे पैसा लगाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसको कई प्रकार के जो है इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, प्रोत्साहन दिए जाते हैं, ताकि जो है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाया जा सके। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है, इस पॉलिसी के अगर हम उद्देश्य को समझें, ऑब्जेक्टिव्स को समझें, तो वो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस पूरी पॉलिसी को लेकर के आया गया है। यहाँ पे जो है विश्व स्तर पर जो है हमें प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे की पेशकश करने के लिए इसको लेके आया गया है, ताकि यहाँ पर जो है हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें यूपी के अंदर, क्योंकि जब एफडीआई आएगा तो यहाँ पर जो है हम ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकेंगे, और यहाँ पर जो है एक फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट को जो है हम लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ जो ईएसडीएम इकाई है इनकी स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन देने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए, ठीक है, इकोसिस्टम पूरा डेवलप करने के लिए भी जो है ये पॉलिसी लेकर के आई गई है। साथ साथ इसका उद्देश्य जो है यहाँ की जो इकोनॉमी की जो इकोनॉमी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए भी इस पॉलिसी को लेकर के आया गया है, ताकि जितना भी जो यहाँ का कुशल बल है, ठीक है, जहाँ पे जो स्किल्ड फोर्स है उनके स्किल्स का प्रभावी उपयोग किया जा सके, इफेक्टिव यूज़ किया जा सके। साथ साथ जो है यहाँ पे जो सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है, जो सेक्टर स्पेसिफिक जो लोग हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। यहाँ पे जो सेक्टर स्पेसिफिक जो है लोगों को जो स्किल्ड फोर्स है उसके हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से उनको जो है उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी अपनाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लेकर के आया गया है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके की फीचर्स या फिर प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अगर हम सबसे पहले समझे तो ये जो है ये क्या कहती है पूरी पॉलिसी, ये कहती है कि यूपी को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए जो है ये पॉलिसी को लेकर के आया गया है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है यूपी को, और अगले आने वाले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए को जो है आकर्षित करना है एफडीआई के रूप में। जितने भी जो बाहर से जितना भी पैसा आ रहा है एफडीआई के रूप में, तो उनको जो है उसमें से 40,000 करोड़ रुपए का निवेश को आकर्षित करना जो है इस पूरी पॉलिसी का जो है लक्ष्य रखा गया है। और राज्य, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो राज्य में बड़े पैमाने पे जो रोजगार पैदा करना, ठीक है, एक जो एम्प्लॉयमेंट है, इस लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी जो है इससे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। इसमें क्या है, इसमें बात की जा रही है कि 4 लाख लोगों को डायरेक्ट रूप से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो है पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू हो जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाएंगे, पूरा एक हब बन जाएगा, तो उससे करीब 4 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए इसके बाद हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन जो है यहाँ पर उसके भी विकास के लिए ये जो पूरी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाके जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो संसाधन जो है उनकी बहुत कमी है। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसी कोई भी विनिर्माण इकाई लगाई जाती है, तो यहाँ के जो पूरा जो पिछड़ा इलाका है उसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जो है यहाँ पे अगर कोई इस रीजन में, बुंदेलखंड पूर्वांचल रीजन में अगर कोई भी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, तो उसको अलग से सब्सिडी देने की बात की गई है, कैपिटल सब्सिडीज देने की बात की गई है, और उनको जो है अलग से जो है लैंड सब्सिडी देने की भी यहाँ पर बात कही गई है। इसके बाद जो है
इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स का जो शिफ्ट जो है, उन इन्वेस्टर लिस्ट का जो शिफ्ट हो रहा है, उनका जो बदल रहा है, वो कई, जैसे कि हमने बात की कि जो कोविड-19 के चलते जो है चाइना से अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है एफडीआई को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए भी ये जो पूरी नीति है वो लेकर के आई गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपी में ऐसे बहुत सारे जो हैं यूनिट्स हैं जो कि ऐसी वो जो यूनिट्स जो कि यूपी में अपना बेस बनाना चाहती हैं, यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है सेटअप करना चाहती हैं, तो उसको कई प्रकार की यहाँ पे सब्सिडी देने की बात की गई है। उनको बोला गया है कि उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी 15% की, जो भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और अगर वो निवेश कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जो है 1,000 करोड़ से ज़्यादा का करती है, तो उसको अतिरिक्त जो है कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10% की अधिक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे निवेशक जो कि 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर रहे हैं, तो उनको कैपिटल सब्सिडी टोटल कितनी दी जा रही है? वो 25% की दी जा रही है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो एमएसएमई यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये जो है यहाँ पर जो है बहुत सारा काम किया जा रहा है। और इसमें जो है प्लग एंड प्ले मॉडल और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उनको जो है यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? ठीक है, ये प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है? प्लग एंड प्ले मॉडल जो है ये तैयार सुविधाएं होती है, जैसे कि जो राज्य सरकार जो होती है वो जो है बिल्डिंग के लिए या फिर पावर, वाटर, सीवेज कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? ये जो है यहाँ पर जो है ये राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। और यहाँ पे जो है राज्य सरकार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है इन इकाइयों को प्रोवाइड कराती है। और उद्योग शुरू करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए होती है, और जितने भी और जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो लोगों को बहुत ही आसानी से, ताकि वो जो है यहाँ पर पूरी इकाई लगा सके, यूनिट लगा सकें, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, और इसी को कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भी लगाने की बात की गई है, स्थापित करने की बात की गई है। और ये जो है ये कौन कौन से सेक्टर्स में होंगी? ये चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में होंगी, मतलब कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, मोबाइल निर्माण के लिए, रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, हार्डवेयर की सुविधाओं देने पर जो है ये केंद्रित होंगे यहाँ पे ये जो क्लस्टर्स हैं। इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, यहाँ पे जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण में उत्कृष्टता है, इनोवेशन है, उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, के केंद्रों के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल लेवल की। और क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। तो अब हम यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो जैसे कि हमने बात की, जो केंद्र सरकार है वो 2019 में जो है, वर्ष 2019 में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर के आई थी। लेकिन अगर हम हाल ही में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो 3 स्कीम्स लेकर के आई है, जो कि जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो है उसने 3 योजनाएं जो शुरू की हैं, और इन तीनों योजनाओं के लिए उसने जो है कितना बजट बनाया है? उसने 48,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट बनाया है। तो ये 3 जो है कौन कौन सी अगर स्कीम की बात करें तो वो है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्पेक्स जिसको कि हम कहते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई है। और साथ साथ एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना भी लेकर के आई है। तो पहले हम इन तीनों स्कीम को एक बार समझ लेंगे कि ये 3 स्कीम जो है वो है क्या। सबसे पहले अगर हम PLI स्कीम समझे, मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या फिर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को समझे, तो ये क्या होता है? ये जो स्कीम है ये एक
ये आउटपुट बेस्ड स्कीम है, ठीक है, आउटपुट बेस्ड स्कीम है ये। और यहाँ पे जो है आउटपुट बेस पे जितने भी उसमें प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे जो जितनी भी कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। जितने भी निर्माता हैं या फिर उत्पादक हैं या वो किसी भी सामान का उत्पादन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से बहुत तरीका का प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, इसके अंतर्गत पहले से निर्धारित प्रोत्साहन राशि का कंपनीज को भुगतान किया जाता है। और ये जो पीएलआई स्कीम है, इससे जो माना जा रहा है कि इससे जो है यहाँ पर जो है जॉब्स बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इंडिया में बढ़ावा मिलेगा। जॉब्स को करीब 8 लाख जॉब को ये जो है क्रिएट करने के, ये जो है 8 लाख जॉब्स को यहाँ पे इंडिया में क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ जो है इसके अगर हम बजट की बात करें तो इसकी बजटरी एलोकेशन कितनी है, वो 40,995 करोड़ रुपए का इसको बजटरी एलोकेशन दिया गया है। 40,995 करोड़ रुपए 40,995 करोड़ रुपीस का इसको इंसेंटिव, इसका बजटरी जो है आउटकम, बजटरी आउटले है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें कितना जो है इसकी जो है पहले से जो निर्धारित वो जो राशि है वो कितनी तय की गई है प्रोत्साहन के रूप में जो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 4 से लेकर 6% तक का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसके अंतर्गत जितनी भी जो कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स बना रही हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रही हैं, उनको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उनके, ठीक है, उनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पे जो है उनको फाइनेंशियल वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जो कि होगा 25% की। और ये जो है ये जो पूरी स्कीम है, ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है उसमें जितनी भी हमारी जो कमी है उसको एड्रेस करने में हमारी मदद करेगी। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको और मजबूत करने में हमें मदद मिलेगी। और इस पूरी स्कीम का जो टोटल बजटरी एलोकेशन है वो कितना है, 3,285 करोड़। इसके बाद अगर हम थर्ड स्कीम की बात करें तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है। तो यहाँ पे क्लस्टर डेवलप करने की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कई तरह के क्लस्टर जो है 200 एकड़ के जो मिनिमम जो है उसका जो है एरिया कितना होगा, वो 200 एकड़ का होगा। और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगी, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक यहाँ पे सारी फैसिलिटी होंगी, जैसे कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, या फिर हम कह सकते हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, जिसकी हम पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज भी इसमें देने की बात कही गई है। और इसका बजटरी एलोकेशन कितना है, वो 3762 करोड़ रुपीस है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो नेट वैल्यू एडेड है, कम शुद्ध वर्धित मूल्य होती है। जो यहाँ पे जितना भी जो रॉ मटेरियल है जितने तो वो कहाँ से आता है, उसको पहले जो है इम्पोर्ट कराया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में। उसके बाद जो उसमें वैल्यू एडेड यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सामान को यहाँ पे मंगाया जाता है इंडिया में और केवल यहाँ पे जो है असेंबल उनको किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें जो नेट वैल्यू जो ऐड की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा लो है इंडिया में। तो और ये ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया में जो अगर नेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो केवल जो है उसमें से 5 से लेकर 15% तक ही किसी भी चीज़ की जो है वैल्यू में एडिशन किया जाता है, वैल्यू में वृद्धि की जाती है, जो कि वैश्विक स्तर के मुकाबले में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखेंगे कि लाभ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है इंडिया में। तो इसके चलते भी जो है हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। लिमिटेड कैपेसिटी, सीमित क्षमता है हमारी, ठीक है। जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है वो बहुत हद तक जो है सीमित है। और जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि जो हम जब भी जब भी हम सामान मंगाते हैं उसमें हमारी वैल्यू एडेड जो है वो बहुत लो है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, सब कुछ जो है फाइनल प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप फाइनल प्रोडक्ट को कितना बेहतर बना रहे हैं। आप जो इतना भी जो आपके पास
रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके अब फाइनल प्रोडक्ट कितना बेहतर बना रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि हो गया कैमरास हो गए या फिर जो है मेमोरी चिप्स हो गए, डिस्प्ले पैनल्स हो गए। तो यहाँ पर जो है इंडिया में जैसे कि हमने बात की कि जो वैल्यू एडेड है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम आगे जो है फाइनल प्रोडक्ट का जो है हम बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सामान मंगा के जो है असेंबल कर रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जो आगे बढ़ने की जो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज इन इंडिया, ठीक है। भारत में जो फाउंड्रीज है उनकी अनुपस्थिति है। फाउंड्रीज क्या होता है, फाउंड्रीज ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कि माइक्रोचिप्स या फिर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, यहाँ पे जो है फाउंड्रीज की बहुत ज़्यादा कमी है। और इंडिया जो है ये क्या करता है, ये जो फॉरेन से जो इम्पोर्ट कराता है वो उसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। माइक्रोचिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए इंडिया जो है वो इंपोर्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो टोटल जो है 170 फाउंड्रीज हैं, ठीक है। ग्लोबल इंटरनेशनली अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ पे 170 फाउंड्रीज मौजूद हैं। लेकिन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एक भी फाउंड्री जो है वहाँ यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमें जो हमारी जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस जो है माइक्रोचिप्स को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके, ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग जो भी जितने भी माइक्रोचिप्स वगैरह होते हैं वो हम क्या कराते हैं, वो हम इंपोर्ट कराते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम विदेश से माइक्रोचिप्स जो है उसको जो कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसमें पहले से ही कुछ ऐसे जो है सॉफ्टवेयर हो या फिर कुछ ऐसी चिप्स लगा दी गई हों जिससे कि यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे पे पड़ सकती है। तो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंडिया में जो है अनुसंधान और विकास में जो है बहुत ज़्यादा कम निवेश है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, नए नए इनोवेशंस करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आउटपुट जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें। डंपिंग फ्रॉम चाइना, चीन से बहुत ज़्यादा डंपिंग होती है। जितने भी उनके जैसा कि हम जानते हैं कि जितना भी जो इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका जो 67% जितनी माइक्रोचिप्स जो इम्पोर्ट हो रही है, 67% कहाँ से आ रही है, वो चाइना से ही आ रही है। तो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इम्पोर्ट या वहाँ से जो है हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो चाइना जो है यहाँ पे डंप बहुत कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो फ्लरिश कर ही नहीं पा रही है। वो जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो फाउंड्रीज को सेटअप करने में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चुनौती है। जैसे कि हमने फाउंड्रीज की बात की तो यहाँ पे एक तो फाउंड्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है फाउंड्री सेटअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंडिचर होता है, इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जब भी आप किसी ऐसी फाउंड्रीज को जब सेटअप करना चाहते हो, उसकी यूनिट को लगाना चाहते हो, सेमीकंडक्टर की या फिर माइक्रोचिप्स की, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है फाउंड्रीज को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ जो है हमें जो फाउंड्रीज को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें टाइमली जो है अपडेट भी रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, तो उसके लिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और हर 18 महीने पे ऐसा माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो एवरी टाइम, हर 18 मंथ्स या फिर हर 1.5-2 साल पे जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को और प्रतिस्पर्धी बना सके, अपने आप को और कॉम्पिटिटिव बना सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कमी है। तो यहाँ पर जो है इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डीआरडीओ है, इनकी अपनी फाउंड्री तो है, लेकिन ये केवल जो है अपने जो सुरक्षा क्षेत्र है, स्पेस क्षेत्र है, यहीं तक सीमित है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि यहाँ पे फाउंड्रीज की कमी है, सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, इम्पोर्ट्स पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके विकास में बहुत ज़्यादा जो है बाधा देखने को हमें मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बात है कि जो है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश करने की हमें ज़रूरत है, निवेश में वृद्धि करने की ज़रूरत है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है इंटरनेशनली अपने आप को और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकें, इंटरनेशनली अपने आप को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें। मेक इन इंडिया पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हम मेक इन इंडिया पे हम ध्यान देके क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, और जो है यहाँ पर हम बेहतर से बेहतर जो है चिप्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो है ऐसे लोकल लेवल पे लोकल यूनिट्स में कुछ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। एंटी चाइना एडवांटेज ले सकते हैं, चीन विरोधी लाभ ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आफ्टर कोविड-19 जो है चीन के विरोधी हो चुकी हैं, तो वहाँ पे इंडिया को जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर लेनी चाहिए, ताकि जो है जितने भी देश जो हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट थे, वहाँ से इंपोर्ट कराते थे, अब वहाँ पे इंडिया अपने सामान को जो है इंपोर्ट करे, इंडिया अपने सामान को एक्सपोर्ट करे उन कंट्रीज में, तो इंडिया को जो है पूरी अपॉर्चुनिटी जो है इसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का लक्ष्य क्या है, 2025 तक अपनी जो इकोनॉमी है उसको कितना बनाने की, 5 ट्रिलियन, ठीक है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो है बात कर रहा है इंडिया, जिसमें से ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम सब कुछ मतलब अच्छे से ये पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अगर हमारे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, तो 2025 तक जो है 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होगी वो केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ही उसमें हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे केवल हम जो है हमारा जो फोकस है वो केवल मोबाइल्स हेडफोन हैंडसेट्स के बनाने पे फोकस नहीं है। हम यहाँ पे जो है जो स्मार्ट टेलीविजन्स हैं या फिर जो हार्डवेयर हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसको भी बनाने पे बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड देयर वेरियस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। भारत इजराइल संबंधों और उनके सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करें। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा दें। इंडिया और इजराइल की बात करें तो इंडिया और इजराइल को जो है इंडिपेंडेंस का केवल 1 साल के अंतराल पे मिली है, और ये दोनों ही जो है यहाँ पे ये पहले जो है यूके की कॉलोनी थी। इंडिया को जो है 1947 में स्वतंत्रता मिली है, और इजराइल को कब मिली है, यहाँ पे इनको 1948 में मिली है। और इंडिया की स्वतंत्रता के बाद और इजराइल की स्वतंत्रता के बाद इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता के बाद जो है नॉन अलाइन मूवमेंट की पूरी नीति अपनाई थी, और जिसकी वजह से ये अरब वर्ल्ड और जो है सोवियत यूनियन के ज़्यादा करीब हो गया था। ठीक है, अरब वर्ल्ड प्लस सोवियत यूनियन के ज़्यादा करीब हो गया था। लेकिन जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल ने जो है यूएसए की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, इसकी वजह से जो है ये नाटो की तरफ जो है ज़्यादा इसके अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे इंडिया और इजराइल का जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन था, वो जो उसके बीच जो राजनयिक संबंध था वो 1992 से जो है स्थापित हुआ है। और यहाँ पर अगर हम वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इजराइल है यहाँ पे बहुत सारी जो है हाई टेक कंपनीज़ हैं, और ये जो हाई टेक कंपनीज़ हैं इन्होंने इंडिया में भी बहुत सारा जो है इंडिया की कंपनीज़ के साथ मिलकर भी बहुत ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स जो है यहाँ पे इंडिया में लगाए हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है अन्य कंपनी को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धी बहुत ज़्यादा बन रही हैं ये कंपनीज इजराइल के साथ मिलकर जब ये अपना यहाँ पे जॉइंट वेंचर लगा रही हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो है इजराइल जो है और भी बहुत तरीके से इंडिया की मदद कर रहा है, जैसे कि जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो जो इजराइल है उसने बहुत प्रकार के जो वेपन्स जो है वो इंडिया को सप्लाई किए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भुज में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, ठीक है, भुज में गुजरात में जब वो यहाँ पे भूकंप आया था, तो यहाँ पे इजराइल ने बहुत ज़्यादा जो है राहत पैकेज भी भेजा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और इसलिए जो है इजराइल के बहुत ज़्यादा एक महत्व है इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें। ठीक है, इस और ये हम देखते हैं कि जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है 2017 में इजराइल गए थे। ऐसे वो जो 25 साल के बाद जो है कोई प्रधानमंत्री जो है इजराइल गया था। तो ये जो है हमारा इंडिया और इजराइल के बीच के जो रिश्ते हैं वो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। और जो यहाँ पर जो है जब वो गए थे प्रधानमंत्री जो हमारे इजराइल गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत तरीके
के जो है MOUs को साइन किया था, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन को लेके, टेररिज्म से निपटने के लिए, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, एटॉमिक क्लॉक्स को लेके, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड को भी बनाया गया था, जो कि $40 मिलियन का था। ठीक है, ये था इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया और इजराइल के रिलेशन के। तो अगर हम इन दोनों के रिलेशन को समझे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जो है इनका कॉपरेशन जो है बढ़ रहा है। जैसे कि पहली अगर हम बात करें तो डिफेंस डील्स की बात करेंगे, रक्षा सौदे की बात करेंगे। तो रक्षा सौदे में रक्षा सौदे के लिए जो इंडिया है उसके लिए जो है इजराइल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया जितना भी डिफेंस रक्षा सौदा करता है उसका जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, वो इजराइल ही है। सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस डील्स जो है या फिर जो वेपन्स जो है वो कहाँ से आयात कराता है इंडिया, जो है तीसरे नंबर पे कौन सा है, वो इजराइल ही है। और इजराइल जितना भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, डिफेंस सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी उसके आइटम्स हैं, वेपन्स हैं, जितना भी वो एक्सपोर्ट करता है उसका 40% की हिस्सेदारी किसकी है, वो इंडिया की ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो डिफेंस डील्स जो हैं वो बहुत ही व्यापक रूप में हो रही हैं। और जो भारत इजराइल जो है जो भारत जो है इजराइल से बहुत तकनीक के डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारी तकनीकों में डील करता है, जैसे कि बराक मिसाइल्स हो गई, फैल्कन रेडार हो गया। तो ये सब जो इंडिया है कहाँ से इंपोर्ट करा रही है, ये इजराइल से ही करा रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों ने ही जो है यहाँ पे इंडिया और इजराइल ने इन दोनों ही जो है वो बहुत तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं टेररिज्म से लड़ने के लिए। और जो इजराइल है वो इंडिया का कहीं ना कहीं जो स्टैंड है टेररिज्म को लेके उसको जो है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और जो इंडिया ने जो 1998 में पोखरण 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसको भी बहुत तरीके से जो है सपोर्ट किया था। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो इंडिया इजराइल जो है उसने 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जिससे कि टेररिज्म से लड़ा जा सके। और जितने भी जो है यहाँ पे भारत ने जो है अपनी पश्चिमी, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न सीमाओं की सुरक्षा के लिए इजराइल की जो एंटी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो निस्पंदन विरोधी प्रणाली है, उसको अपनाया है। और जिससे कि जितना भी प्रवासियों का जो अवैध प्रवासी जो है उनको रोका जा सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर एंड एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इन लोग के बीच में जो है बहुत ही मजबूत संबंध है। अगर जल और कृषि प्रबंधन पे हम बात करें तो जो इजराइल है उसने जो है उसके पास जो है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक जो है वो बहुत ही उच्च तकनीक है। और इसीलिए जो है इजराइल जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो सबसे आगे है एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इजराइल जो है वो वर्षा जल संचयन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें जो है सबसे अग्रणी प्रौद्योगिकी महाशक्तियों में से एक है। और यहाँ पे जो है वो समुद्र के पानी के लिए भी हम उसको समुद्र के पानी का उपयोग करने के लिए भी जो है इजरायली तकनीक को अपना सकते हैं। यहाँ पे इजरायली तकनीक से हम उसे जो इतना भी ओशियनिक वाटर है उसको डिसलाइन कर सकते हैं, उसको उसके जो खारेपन है उसको मिटा सकते हैं और उसको जो है इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी जो भी हमारे सूखा देश है उसको वहाँ पे हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो भारत जो इजरायली तकनीक का यूज़ करके जो है यहाँ पे जो प्रदूषित नदी है उसकी सफाई के लिए भी जो है इजराइल की मदद ले सकता है। इजराइल जो है इंडिया में एक वाटर अटैचे नाम का अपना जो है वाटर अटैचे नाम का जो है एक कार्यालय खोल रहा है जो कि कब से काम करना शुरू करेगा, जो कि जनवरी 2021 से जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो इजराइल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ साझा करेगा। और साथ साथ कृषि क्षेत्र में कैसे जल प्रबंधन करना है, कैसे वाटर मैनेजमेंट करना है उसको भी साझा करेगा।
इसके बाद हम देखेंगे कमर्शियल ट्रेड, ठीक है, वाणिज्यिक कारोबार। कारोबार की अगर हम बात करें तो भारत और इजराइल के बीच जो है वाणिज्यिक कारोबार या फिर ट्रेड जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, रत्न और आभूषण जो है, उसमें जो है जो जितना भी टोटल ट्रेड हो रहा है उसका जो है करीब 40% जो है ट्रेड किस में हो रहा है, वो जेम्स एंड ज्वेलरीज में हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो गुजरात और इसराइल के बीच जो हीरे का व्यापार हो रहा है, ठीक है, जो डायमंड ट्रेड हो रहा है वो भी बढ़ के कितना हो गया है, वो $5 बिलियन का हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, डायमंड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है इजराइल में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जो है इन दोनों ही कंट्री के बीच में जो है जो उभरते हुए जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि अवसर पैदा हो रहे हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ठीक है, इसके बाद बायोटेक है, अंतरिक्ष क्षेत्र है, स्पेस में है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उभरते हुए सेक्टर हैं जिसमें कि जो दोनों कंट्रीज है, जो दोनों देश हैं, वो आपसी संबंध जो है वो और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे टूरिज्म या फिर पर्यटन की अगर हम बात करें तो जो पर्यटन से क्या होता है, पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो लोगों के बीच में जो पीपल टू पीपल रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो और जो भारत जो है भारत में जो इसराइल के जो युवा हैं वो जो है एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। इसराइल के जितने भी युवा हैं, भारत उनके लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जैसे वाराणसी है, मनाली है, गोवा है। तो यहाँ पर इजराइल देश से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं हर साल। स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो है स्टार्टअप के क्षेत्र में जो इसराइल का जो इकोसिस्टम है पूरा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसराइल में करीब 4500 जो है यहाँ पे स्टार्टअप हैं। और यहाँ पर जो है 140 इंक्यूबेटर्स को जो है सेटअप किया गया है। और अगर हम नैस्कॉम और उसकी बात नैस्कॉम और एक्सेंचर की, ठीक है, एक्सेंचर की एक स्टडी हुई थी और इसमें ये पाया गया था कि इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय स्टार्टअप जगत में अगर इसराइल का सहयोग मिल जाए तो इसमें जो है अगले 5 साल में $5 बिलियन का कारोबार किया जा सकता है। तो स्टार्टअप के क्षेत्र में भी जो है इसराइल हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन जो है, इंडिया से जो है बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो है हर साल जो है वहाँ पे इसराइल में जाते हैं। और इसराइल जो है उनका जो है बहुत ज़्यादा वेलकम करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उस उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ से इंडिया से हर साल जो है काफ़ी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसराइल भेजे जाते हैं। इसके बाद इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो जो है ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इंडिया, ठीक है। जो रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है, अगर इंडिया वहाँ से रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर आता है तो इंडिया जो है अब इस क्षेत्र में जो है अपनी सिक्योरिटी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मजबूती इसको मिलेगी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को जो है और मजबूती प्रदान करने के लिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो जो इसराइल से टेक्निक्स लेके आ रहे हैं उसको जो है बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकती है। India can leverages space technology to Israel for its developmental purposes. अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंडिया का अपर हैंड है। तो यहाँ पर जो है इसराइल जो है इंडिया की काफ़ी मदद लेके जो है प्रौद्योगिकी में जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो इसराइल जो है उसमें इंडिया की मदद ले सकता है और वहाँ पर अपने विकास उद्देश्यों के को जो उसके जो विकास के उद्देश्य हैं उसका लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि दोनों ही कंट्री के पास कुछ कुछ जो है प्लस पॉइंट है और दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ अगर जो है कारोबार करते हैं, अपने टाइप्स जो हैं और इंक्रीज करते हैं तो दोनों ही कंट्री को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस जो है यहाँ पे एक इनकी भी जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है और जो सरकार एक साथ काम कर सकती है, व्यवसाय भी एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के लाभ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इंडिया कैन यूटिलाइज इसराइली फर्म्स इन क्लीनिंग अप इट्स पॉल्यूटेड रिवर्स। जैसा कि हमने बात की कि इंडिया जो है इजरायली तकनीक को यूज़ करके जो है अपनी जितनी भी यहाँ पे पॉल्यूटेड नदियाँ हैं, प्रदूषित नदियाँ हैं, उसको भी साफ़ करने का काम कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने जो यमुना नदी पे 8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसकी सफाई का जिम्मा किसको दिया है, उसकी सफाई का जिम्मा एक इजरायली फर्म को दिया है जिसका नाम है अयाला वाटर एंड इकोलॉजी लिमिटेड, ठीक है।
अयाला वाटर एंड इकोलॉजी लिमिटेड। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम इजरायली जो फर्म्स है, इजरायली कंपनीज जो हैं वो हमारे यहाँ पे प्रदूषित नदी को भी साफ़ करने में हमारी मदद कर सकती हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिल सकती है। बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मामले में भी सहयोग मिल सकता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसराइल की जो बस्तियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन में स्थित हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है इसराइल से सीख सकता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जितनी भी बस्तियाँ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनका प्रबंधन कैसे करना है। इसके साथ साथ जो है साइबर सिक्योरिटी में भी जो है हम इज़राइल की मदद ले सकते हैं। भारत जो है इज़राइल की जो थ्री लेयर स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जो एक मजबूत रक्षा क्षमता रखता है, तो उसकी भी इंडिया जो है यहाँ पे वो तकनीक भी अपना कर जो है यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित कर सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म से साथ में लड़ने के लिए भी जो है इंडिया और इज़राइल के पास आपस में अगर सहयोग करें तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स है इससे भी लड़ा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन से। और ये क्वेश्चन है, डिस्कस इफ वन नेशन वन इलेक्शन में सर्व enormous amount of effort and expenditure in India. Also discuss how simultaneous elections may affect the centralization tendency of political structure. चर्चा करें कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत में भारी मात्रा में प्रयास और खर्च बचा सकता है। यह भी चर्चा करें कि एक साथ चुनाव राजनीतिक संरचना के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने हाल ही में जो है वन नेशन वन इलेक्शन के इसकी जो है फिर से वकालत की है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया में अगर जितने भी फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ के विकास का जो कार्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आती है। जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं। तो उन्होंने और ये भी कहा था कि साथ साथ जितनी भी विधानसभा है, जितने भी राज्यों की जो विधानसभा होती हैं, लोकसभा है, या फिर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, पंचायत है, नगर निगम है, इन सभी के लिए सिंगल वोटर लिस्ट का उन्होंने एडवोकेट किया था। ठीक है, सिंगल वोटर लिस्ट उन्होंने कहा था इन सभी चुनावों के लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट होनी चाहिए और इन सभी निकायों का, जितने भी बॉडीज़ हैं, इनका जो चुनाव है वो भी एक साथ ही कराना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है कि जब चुनाव कब होते हैं। ठीक है, अगर हम चुनाव की बात करें कि चुनाव कब होते हैं, तो राज्य विधानसभा के जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग समय पे होते हैं। लोकसभा का चुनाव है जो है वो अलग समय पे होता है। क्यों? और चुनाव कराए कब जाते हैं, जब इन बॉडीज़ का, विधानसभा या फिर लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या फिर उससे पहले किसी भी कारण से अगर उसे भंग कर दिया जाता है उस सदन को, तो वहाँ पे चुनाव जो है उसे कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए जैसे कई बार होता है कि जो है 5 साल के पहले ही जो है वहाँ पे जो उसका सदन जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी कारण से विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल की स्थिति जो है वो एक दूसरे के साथ जो है सिंक्रनाइज नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजस्थान में लास्ट इलेक्शन कब हुआ था, वो 2018 में हुआ था। तमिलनाडु में नेक्स्ट इलेक्शन कब होना है, वो 2021 में होना है। यूपी में कब होना है, वो 2022 में होना है। और अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो वो वर्ष 2024 में होना है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं है। किसी राज्य में कभी इलेक्शन हो रहा है, कहीं पे लोकसभा का इलेक्शन है, तो इससे जो है यहाँ का जो पूरा विकास का कार्य होता है वो बहुत, उसमें जो है बाधा आती है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। इसीलिए जो है सरकार चाहती है कि जो जितने भी इलेक्शन है, जितने भी स्टेट के इलेक्शन है और लोकसभा का जो इलेक्शन है उसको एक साथ कराया जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा मुद्दा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी चुनाव हैं उसके लिए जो है यहाँ पर एक साथ जो है सभी निकायों का जो है यहाँ पे एक चुनाव जो है एक साथ किया जाए। लोकसभा का, राज्य विधानसभाओं का और पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव जो है एक साथ कराने को ही कहते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है भारतीय चुनाव का जो भारतीय चुनाव चक्र का जो बार बार चलता रहता है, उससे कहीं ना कहीं जो है हमें छुटकारा मिलेगा और केंद्र और जितने भी अन्य चुनाव है, राज्यों के चुनाव है, वो एक साथ जो है हो सकेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या रखता है, अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे जो जितने भी, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि 1967 तक यही यहाँ पर जो है इंडिया में यही व्यवस्था बनी हुई थी। क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं कि जितने भी
यहाँ पे जो 1967 सन 1967 तक जो है यहाँ पे जो है राज्य के और लोकसभा के सभी राज्य के विधानसभा और लोकसभा के जो है चुनाव एक साथ कराए जाते थे। लेकिन 1968 और 69 में, ठीक है, वर्ष 1968-69 में कुछ विधानसभा जो है उनको भंग कर दिया गया और 1970 में जो है यहाँ पे लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा किए बिना जो है इनको भंग कर दिया जाता है। इसके बाद से ही जो है राज्य के विधानसभा जो है और संसद के चुनाव जो है अलग अलग होने लगे थे। और ऐसा नहीं है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसकी बात पहली बार की जा रही है। इसकी बात जो है वर्ष 1983 में इलेक्शन कमीशन ने भी ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद हम अगर 1999 में बात करें तो यहाँ पे लॉ कमीशन ने की जो रिपोर्ट थी उसने भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। और अगर हम देखें तो 2016 में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर जो बार बार इलेक्शन होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, कभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका में मैसिव एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा भारी खर्च होता है। ठीक है, जो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और जो चुनाव पर जो व्यय होने के कारण जो है यहाँ पर जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है बाधा उत्पन्न होती हैं। और जितने भी छोटे जो राजनीतिक दल हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो बार बार अगर चुनाव होंगे, जल्दी जल्दी चुनाव कराए जाएंगे तो उनका जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ साथ जो है एक इलेक्शन कराने में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये भारी खर्च जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इससे बचने के लिए भी हम जो है एक साथ अगर इलेक्शन कराए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए, तो इस खर्चे से भी बचा जा सकता है। पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है, पॉलिसी पक्षाघात होता है, क्योंकि जब भी कहीं पर जो है सॉरी चुनाव कराया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, आचार संहिता लगाई जाती है, जिससे उस क्षेत्र के जितना भी डेवलपमेंट कार्य है, विकास का कार्य है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें बाधा देखने को मिलती है। जनता पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बर्डन ऑन मासेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इलेक्शन में। इसके साथ साथ जो है जो जितने भी प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है बहुत सारे पब्लिक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनकी जो है ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शंस में। तो उनके ऊपर जो है अलग से अतिरिक्त बोझ पड़ता है और साथ साथ जो है उनका जो रूटीन का काम है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो है एक साथ इलेक्शन कराना ही एक उचित उपाय है। तो आखिर इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे अगर हम एक साथ जो है एक साथ जो है इलेक्शन कराते हैं, तो इसमें इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। सबसे पहले तो है शासन और स्थिरता, गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी। पूरे हमें गवर्नेंस में एक स्थिरता देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जितने भी जो सत्तारूढ़ दल कानून और शासन करने पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जितना भी जब चुनावी अभियान की तैयारी करने के लिए उनको क्या लगता है, उनको कोई भी आवश्यकता नहीं लगती है, जिससे कि जितनी भी सत्ता में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कानून और शासन पर अपना ध्यान जो है केंद्रित कर सकते हैं। उनको बार बार ये नहीं होगा कि उनको फिर से अगले चुनाव के लिए जो है तैयारी करनी है। तो इसलिए जो है वो जो उनका प्रॉपर जो काम है, शासन को सुचारू रूप से चलाना, कानून व्यवस्था अच्छी करना, वो उस पर और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा। जितनी भी जो पॉलिसी की डिलीवरी, जितनी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनके भी डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा जो है सुधार देखने को मिलेगा। एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, खर्च में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इसमें जैसा कि हमने बात की, दो टाइप्स की कॉस्ट होती हैं। एक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लगाई जाती है कोई भी चुनाव कराने में, और दूसरा जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है कॉस्टिंग करती है। तो यहाँ पर जो है हमें एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार जो होती है, जो भी सत्तारूढ़ होती है, जो भी सत्ता में जो पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो बहुत सारे जो है पॉपुलिस्ट मेजर्स लेके आती है कोई भी चुनाव करने के पहले। तो इन पॉपुलिस्ट मेजर्स पे जो लोक लुभावन नीतियां हैं उस पर जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसमें भी हमें उस पर भी खर्च करने में हमें मदद मिलेगी। कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है कई जो नीति हैं जो है उनके लिए जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पूरे 5 साल मिलेंगे उस पॉलिसी और प्रोग्राम को पर कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे जो है जो पॉलिसीज हैं, जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा निरंतरता देखने को मिलेगी।
इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी। काले धन पर बहुत हद तक जो है नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो वहाँ पे काले धन का जो है प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो काले धन का जो प्रचलन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर जो गैर ज़रूरी खर्चे होते हैं उस पर भी नियंत्रण हम पा सकते हैं। स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म, संघवाद को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। ये जो राज्यों के मुद्दे जो हैं वो केंद्र के बराबर लाने में मदद करेगा। जो चुनी हुई राज्य सरकार होती है उसको आसानी से जो है वहाँ पर जो है उनको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो ये जो राष्ट्रपति शासन का जो मिसयूज़ किया जाता है इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारा संघवाद जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। रिड्यूस पॉपुलिज्म, लोक लुभावनवाद को कम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि चुनाव के दौरान जो है राजनीतिक सुविधा जो है जनहित में ज़्यादा मायने रखती है, और राजनीतिक दल जो है वो मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है धन का वितरण करते हैं, शराब का वितरण करते हैं, या फिर जो है उनकी कोई भी अवैध मांग जो है उसको पूरा करते हैं और जनहित को जो है नज़रअंदाज करते हैं। तो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसको भी कम करने में हमें मदद मिलेगी। स्ट्रेंथन्स नेशनल पार्टीज एंड नेशनल पर्सपेक्टिव, जितने राष्ट्रीय दल हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हैं उसको हमें और मजबूत करने में मदद मिलेगी। जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर काम करते हैं। जितनी भी रीजनल पार्टीज होती हैं वो जो है वोट बैंक्स पे काम करती हैं, और जो कि जो है हमारे अगर हम देश के विकास की बात करें, राज्य के विकास की बात करें तो उसके लिए जो है वो उचित नहीं है। और इसके साथ साथ जो है कई बार जो है सरकार को कुछ हार्ड पॉलिसीज़ लेनी होती हैं, कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं, जिससे कि जनहित में कोई एक अच्छा कदम उठा सके। तो ये जो है ये हमें, अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो ये हमें कठोर फैसले लेने में भी मदद करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें, जो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी अदर रिसोर्सेज होती हैं, उसके भी डाइवर्जन में हमें जो है यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि जब भी चुनाव किया जाता है तो पब्लिक बिल्डिंग जो है उसको एंगेज किया जाता है। जैसे कि कई बार स्कूल में जो है वोटिंग कराई जाती है, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ पे जो है लगाया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो लगाया जाता है चुनाव में, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो उनके रिसोर्सेज को भी, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साथ जो है इलेक्शन कराया जाए, ताकि बार बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है अलग अलग इलेक्शन में एंगेज ना किया जाए, और वो अपना जो उनका जो एक्चुअल काम है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब यहाँ पे बहुत सारे इसके चुनौती भी हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं इसके चैलेंजेस भी हैं। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के खिलाफ हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से हम तर्क दे सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी वोटर्स होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि जिसको वो सेंट्रल में, ठीक है, जिसको वो केंद्र में वोट दे रहे हैं उसको वही जो है राज्य में भी, ठीक है, किसी भी स्टेट में भी जो है उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन पर हमें बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है लोग जो है अगर सेंट्रल पार्टी को जो है वोट दे रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट में भी वो उसी पार्टी को वोट देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन पर जो है बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, और उनके लिए चुना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं एंडेंजर फेडरलिज्म, संघवाद को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या होगा, जो है पार्टियों का, सॉरी, इसमें जो है एक साथ जब एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो वो जो है राज्यों के चुनाव के जो महत्व है उसको कम कर दिया जाएगा, और जो है इससे जो है संघवाद की जो अवधारणा के जो है ये बहुत ही प्रतिकूल, इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर जो है स्टेट के जो जितना भी स्टेट के जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, और केंद्र में किसी की शक्ति रहती है उसी पर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये जो हमारा पूरा जो संघवाद का जो पॉलिसी है, जो संघवाद का जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डालता है। नो कंट्रोल ऑन पार्टीज एक्सपेंडिचर, जो पार्टियां हैं उसके खर्च पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हर साल जो है चुनाव जो है वो और महंगा होता जा रहा है, और जो है चुनाव, इसमें हम देखते हैं कि जो चुनाव आयोग का तो हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का तो हो सकता है जो एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनका एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ने हैं, उनको हर स्टेट में भी इलेक्शन करना है, फिर जो है यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके भी इलेक्शन
है तो उसके लिए जो है राजनीतिक दलों का इसमें इससे कम खर्चा होगा, इस पे हम कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। और जो राजनीतिक दल है ये सभी स्तरों पर चुनाव के लिए खर्च कर सकते हैं। और एक बार ये भी देखा जा सकता है कि जो पार्टियां जो है कई चरणों के बजाय एक ही बार में जितनी भी उनकी संपूर्ण निधि है उसको खर्च करने पर भी विचार कर सकती है। तो इसलिए जो है पार्टीज के एक्सपेंडिचर पे जो है इसमें कोई भी जो है कंट्रोल नहीं होगा। इग्नोर्स डाइवर्सिटी, विविधता को अनदेखी करता है। एक साथ चुनाव करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की जाती है और जो कि देश की जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो संविधान में कहा गया है, एक संघवाद की बात की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है, उसको हमें और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इस पर जो है कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो इस पे जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति होनी चाहिए। और साथ साथ अगर हम ऐसा कोई भी कदम उठा रहे हैं तो इसमें पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है लोगों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है एक डेमोक्रेसी में, किसी भी चुनाव में। तो पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश इज़ अ सनराइज स्टेट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, कमेंट। उत्तर प्रदेश व्यावसायिक विकास के लिए एक उभरता हुआ राज्य है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जो है आबादी रहती है। इसमें जो है इसकी आबादी जो है पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। और अगर हम यहाँ की जो स्टेट की, जो अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में 2016-17 से लेके 2020-21 के बीच जो है यहाँ पर जो है जो राज्य की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 6.78% के हिसाब से बढ़ते हुए जो है आज जो है 17.91 ट्रिलियन रुपए तक जो है वो पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कितना है, 17.91 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इंडिया जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे जो अपनी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो है बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पास एडवांटेजेस हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर बिज़नेस कॉरपोरेशन है, जो अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, एंटरप्राइज लगाते हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है रिच लेबर पूल। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूपी की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो करीब 240 मिलियन लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है लेबर जो है वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लेबर मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मिलते हैं। ठीक है। जिनकी की जो कम दाम पे जो है वो जो है यहाँ पे लेबर जो है उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, सभी तरह के जो इस लेबर्स हैं वो जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्रमिकों की बड़ी संख्या है और जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को जब सेटअप किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन की बात करें, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, सड़क नेटवर्क की बात करें, तो जो हमारा राज्य है वो 48 अलग अलग नेशनल हाईवे से जो है जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जो है जो टोटल नेशनल हाईवेज है, जो टोटल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके नेटवर्क का जो 10% का हिस्सा किसका है, वो 10% हिस्सा जो है वो यूपी में ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम अगर बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर की, तो उसमें जो है वो उसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, वो भी जो सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, इसकी रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जो कि यहाँ पे जो है यहाँ से जो अगर सामान कोई भी बनाया जाता है तो उसको बाहर ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, या फिर बाहर से अगर कोई भी सामान लेकर आना है, रॉ मटेरियल लेके आना है, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट से। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 6 अलग अलग जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद हैं, जैसे कि वाराणसी में है,
लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और लखनऊ में अगर हम देखें तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में है, ये सभी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो कि हमारे जो यहाँ पे जो जितना भी माल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो है जेवर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है यहाँ पे अनुमति दे दी गई है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उत्तर प्रदेश की। रेल नेटवर्क से भी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है वो रेल नेटवर्क से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जो रेल नेटवर्क है ये सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है, वो जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो हम देखते हैं कि जो हर तरीके से जो कनेक्टिविटी जो है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और उत्तर प्रदेश के पास इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, शहरी विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जो अमृत स्कीम है उसके तहत जो है 114.21 बिलियन रुपये जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ताकि यहाँ पे जितने भी शहर हैं उनका विकास हो सके। और अमृत के अंतर्गत जितना भी फंड दिया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फंड किसको दिया गया है, वो उसमें सबसे ज़्यादा फंड जो है वो यूपी को ही दिया गया है। तो यहाँ पे शहरी विकास पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको भी लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे बिजली की जो है वो भी सुविधा बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो टोटल जो है 26,276 मेगावाट जो है बिजली का हर साल उत्पादन हो रहा है, जो कि यहाँ पे जितने भी कमर्शियल यूज़ की बिजली हैं, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा जो है यहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है, दूरसंचार सेवाएं जो हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। अलग अलग जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ जो है पोस्टल नेटवर्क भी जो है वो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी 13 जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जहाँ पे कि जो बहुत ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाता है। जब भी कोई एक्सपोर्ट चीज़ें की जाती हैं तो उस पे जो है वहाँ पे एक ड्यूटी फ्री होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से जो है इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 अधिसूचित, 13 परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र और 23 औपचारिक रूप से अनुमोदित SEZ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम फरवरी 2020 तक करें तो यहाँ पे 23 ऐसे जो हैं SEZ हैं जिनको कि ऑलरेडी जो है मान्यता मिल गई है अभी, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई है, करीब 70% जो है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की एफिशिएंसी है। और अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर जो कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो पूरी 100% है। इसके बाद हम वाटर सप्लाई की देखें, जल आपूर्ति देखें तो जल आपूर्ति की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि स्कूल्स की फैसिलिटी है, या फिर जो है स्कूल्स हैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लखनऊ में जो है PGI है, यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल के जो स्कूल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, पावर है, रोड्स हैं, वाटर फैसिलिटी है, और इसके साथ साथ जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश है, ये IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज जो है उन उद्योगों के लिए यहाँ पे एक हब है। जैसे कि हम जानते हैं कि IT पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज जितने भी उद्योग हैं उसके लिए भी एक हब माना जाता है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है नीति बनाई जाती हैं, जिससे कि नीतियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि जितने भी अगर कहीं से निवेश कर रहे हैं या फिर बिज़नेस को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है। यहाँ पे जो है फिस्कल इंसेंटिव बहुत सारा दिया जाता है। नीति की अगर हम बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें तो जैसे कि उद्योग बंधु है, सिंगल टेबल क्लियरेंस सिस्टम है जिसको कि हम निवेश मित्र का नाम देते हैं, ठीक है, ये निवेश मित्र है। तो निवेश मित्र जो पोर्टल है, यहाँ ये एक सिंगल टेबल क्लियरेंस सिस्टम है। तो ये ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत हद तक छूट दी जाती है। और जैसे कि हमने पहले बात की स्टार्टअप पॉलिसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में, कि
जो पिछड़े इलाके हैं, जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाके हैं, वहाँ पे अगर कभी कोई भी अगर बिजनेस यूनिट सेटअप की जाती है तो उनको अतिरिक्त से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और या फिर लैंड सब्सिडी जो है दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिस्कल इंसेंटिव दिया जा रहा है, पॉलिसी जो है कई तरह की जो है पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर बिजनेस करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है अगर 2020 में उसकी रैंकिंग देखें तो सेकेंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बिज़नेस करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये जो है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है, सेकंड है। फर्स्ट किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। तो केवल आंध्र प्रदेश जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो की रैंकिंग जो है केवल उत्तर प्रदेश से आगे है। और सेकेंड नंबर पे कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसीजर दिए हुए हैं कि अगर कोई भी सेटअप करना है किसी भी यूनिट को, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसीजर है। उसके लाइसेंस, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसीजर है। सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। और अगर किसी फर्म को यहाँ पे एग्जिट करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसीजर्स यहाँ पर हैं। तो ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल रेगुलेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी इसके लिए जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। यहाँ पे जैसे कि हमने बात की, जो यहाँ पूरा जो राज्य है, यहाँ पे जो सोशल, फिजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। और जो हम देखते हैं कि जितनी भी जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तीसरा अगर हम देखें, तीसरे सबसे अधिक जो है सूक्ष्म, माध्यम और लघु उद्यम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैकवर्ड लिंकेज में बहुत ही ज़्यादा हमें मदद करते हैं। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर बिजनेस यूनिट को यहाँ पे लगाया जाता है तो उसके बैकवर्ड लिंकेज के लिए जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ये जो जितने भी एमएसएमई सेक्टर है तो हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। उनको एंसिलरी जितना भी सामान चाहिए होता है, और किसी भी बिज़नेस को किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो सब जो है एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अन्य बिज़नेस यूनिट को सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर जो है उसको बनाया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 50,000 करोड़ से, जिससे कि जो है पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश को भी एक सिक्योरिटी प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलेगा। और ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, इसमें छः जगह जो है नोडल सेंटर्स जो है इसमें बनाए जा रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम देखें तो लार्ज कंज्यूमर बेस है यहाँ पर। जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 240 मिलियन की जो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो इनका जो कंज्यूमर बेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर बेस बहुत हाई है। तो जितने भी बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे लगाते हैं तो उनके जो सामान जो भी उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए उनके पास एक रेडीमेड मार्केट जो है यहाँ पर उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन में जो पहला स्थान किसका है, वो उत्तर प्रदेश का ही है। पूरा जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी अनाज का उपज हो रहा है, उसका 20% की हिस्सेदारी किसकी है, वो उत्तर प्रदेश की है। इसके साथ जो अगर हम आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है। अगर शुगर गेन की बात करें तो उसमें जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मेजर फ्रूट्स अगर हम यहाँ बात करें तो यूपी में मैंगो है, जो कि पहले नंबर पे है। और यहाँ पर आंवला भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है मिल्क प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो कितनी है, 303 ग्राम है। और जो नेशनल एवरेज है वो कितनी है, वो 245 ग्राम ही है। तो इन सब के कारण क्या है, यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको और सेटअप करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद जो है एफडीआई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग देशों से जो है एफडीआई को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एफडीआई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि 2000 से लेकर 2020 तक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 942 मिलियन यूएस डॉलर का जो है बाहरी निवेश जो है, विदेशी निवेश जो है वो किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पर जो है अलग अलग
यहाँ पर जो है अलग अलग जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देती है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। इसके साथ साथ जो है बुद्धिज़्म पिलग्रिमेज के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एडवांटेज है। यहाँ पे कुशीनगर है, सारनाथ है, जहाँ पे कि अलग अलग देश से जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं वो यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में ज़रूर से जाते हैं। वाराणसी है, मथुरा है, आगरा है, तो ये सब जो है ये टूरिस्ट स्पॉट हैं। तो यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें मदद मिलती है। टूरिज़्म के साथ साथ अन्य बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टूरिज़्म इंडस्ट्री। अगर हम देखें जो टोटल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल है उत्तर प्रदेश में वो कितने हैं, वो 535.8 मिलियन है 2019 में। और अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें, तो वो जो उत्तर प्रदेश में वो है 4.74 मिलियन से अधिक जो है यहाँ पर आए थे 2019 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टूरिज़्म है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। और टूरिज़्म से जुड़ी जितनी भी सुविधाएँ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, या फिर जो अगर होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उसके भी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप रखता है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे की जीडीपी में जो है, यहाँ के जीएसडीपी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरे, अगर हम इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की। और पहले नंबर पे कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अगर हम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर यूपी में जो है 16.29 बिलियन डॉलर का जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है वर्ष 2019 में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जो यूपी जो है, ठीक है, यूपी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मिनरल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, फ्लोरा फौना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं वास्ट रिवर नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है, वास्ट रिवर नेटवर्क है। तो रिवर नेटवर्क अच्छा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनलैंड वाटरवे है उसको और मजबूत बनाया जा सकता है। और साथ साथ ये जो है एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड जो कृषि आधारित जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है रिवर नेटवर्क जो है अगर अच्छा हो तो वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसके भी डेवलप करने में जो है हमारा, अगर रिवर नेटवर्क अच्छा होगा तो हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में क्या है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी मतलब कि पिछले कई सालों में अगर हम देखा है कि जो भी सरकार बनती है, राज्य सरकार जो बनती है वो पूर्ण बहुमत से बनती है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है कई बार जो है यहाँ पे जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो बन गए हैं उसमें बार बार चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ लेकर आती है सरकार। जैसे कि जो हमने बात की स्टार्टअप पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, तो जो कि हमें जो है हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में और ज़्यादा मदद करेंगी। डिफेंस कॉरिडोर सेटअप किया जा रहा है, बाहर से एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और जो हमारा जो योगी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का, ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का 2024 तक, ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर हम यहाँ पे और ज़्यादा बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, यहाँ पे अगर वो बिज़नेस लगाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का उत्तर प्रदेश की 2024 तक, हम उसको भी पूरा कर सकेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।